हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने होंगे परसेंटेज के नेक्स्ट सवालों पे। तो अपना ये तीसरा चौथा वीडियो है जिसमें अपन परसेंटेज के और आगे जो सवाल हैं वो करने वाले हैं। तो आज का जो सवाल है वो क्या है भाई, रमा के खर्च था बचत में 5:3 का अनुपात है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, आपको रेशियो दिया है। तो आप रेशियो को लिख लिए, और रेशियो किस चीज का है, एक तो खर्च का है और बचत का। यह आपका खर्च कह दो चाहे इसको आप व्यय कह दो, एक ही बात है। तो एक तो खर्च और व्यय का जो अनुपात दिया है वो दिया है भाई 5:3। ठीक है, अब 5:3 लिखने की क्या जरूरत है, मैं लिख देता हूं कि खर्च है वो अपना 5 है और बचत है वो अपनी कितनी है भाई 3। आगे चलते हैं। यदि उनकी आय में 12% की वृद्धि तथा खर्च में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपका सवाल है ये। तो सबसे पहले मैं देखूं कि मेरी आय क्या होगी। तो आय अपन कैसे निकाल सकते हैं, अभी इसी सवाल से हम देखेंगे। अगर अपना खर्च कोई भी किसी भी वस्तु पे अगर हम 5 रुपए खर्च कर रहे हैं और बचत अगर आप उसमें से 3 रुपए कर रहे हैं, मतलब 5 रुपए खर्चा कर दिया किसी भी वस्तु पे और 3 रुपए अपनी पॉकेट में है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी जो आय रहने वाली है वो क्या रहेगी भाई। आपकी जो जेब में जो पैसा है वो साथ में जितना आपने खर्च कर दिया, अगर उन दोनों को आप जोड़ देते हो तो वो आपकी बन जाती है टोटल आय। तो मैं इस 5 और 3 को अगर जोड़ता हूं तो ये आपकी बन जाएगी टोटल आय। ठीक है भाई, ये 8 कहां से आए, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गई आपकी आय। तो आय कितनी बनी 8। अब वो कह रहा है अगर आपकी आय को 12% बढ़ा दिया जाए, अगर आपकी आय को 12% बढ़ा दिया जाए, अगर मैं इस 8 का 12% बढ़ाऊं तो कितना होगा भाई। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा कि 8 का 12% निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो आएगी पॉइंटों में आएगा। तो इस पॉइंट से बचने के लिए तो ये रेशियो तो है, तो इस रेशियो को क्या आप ऐसा करें ताकि पॉइंटों में ना बने। तो देखो एक तरीका जो है अपने पास, क्या कर सकते हैं, सभी को 100 से गुना कर ले। तो ये 500 कर दिया, ये 300 कर दिया, ये 800। आप कहोगे ये ऐसे क्या मन मर्जी, मन मर्जी नहीं है। अपन तो रेशियो तो वही है, लेकिन चीजें क्या है, इन कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, इस वजह से अपने को कैलकुलेट करने में क्या है, सीधे पॉइंट में राशि आएगी, सीधी सीधी आ जाएगी। कैसे, अब देखो ये 500, 300, 800 अगर आप इन जीरो से काट देते हो सारे जीरो को, तो 5:3 में तो रेशो रहने वाला है। लेकिन अपना काम बन जाएगा। काम कैसे बनेगा कि आय का, अब क्या है आय 800, अब 800 का 12% निकालना आसान है। कैसे, 800 का 12% जैसे आप निकालोगे तो 12 8 96, तो आपका जो कितना निकल के आएगा भाई, 800 का 12% 96। वो कहते हैं कि वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि का मतलब यहां पे प्लस ही तो होता है भाई। ठीक है, वृद्धि का मतलब प्लस। कहने के बाद पहले आय कितने थे आपकी 800 रुपए, अब कितनी हो जाएगी 896, नहीं कि 96 होगी, प्लस 96, इसका अर्थ है। आगे सवाल क्या कहता है, अगर खर्च में 15% की वृद्धि कर दी जाए, अगर खर्च में 15% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो खर्च अपना कितना है 500, और 500 से अगर हम 75 रुपए और बढ़ा दें, 75 रुपए और बढ़ा दें, तो अपना अब जो वर्तमान जो खर्च होगा ना वो 75 ज्यादा होगा, किससे 500। तो अब जो आपका खर्च होगा कितना होगा 75 रुपए ज्यादा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भाई, आपका आय है 96 रुपए, मतलब कि आय आपकी 96 रुपए बढ़ी, कब, पहले की तुलना में, और खर्च आपका पहले की तुलना में कितना बढ़ा 75 रुपए। तो इसका मतलब आपकी जो बचत है वो कितनी बढ़ी, क्योंकि अगर आपकी आय बढ़ी है तो आय बढ़ने के साथ साथ आपका खर्च भी बढ़ा, लेकिन उसकी तुलना में कम बढ़ा। तो आपकी जो बचत है वो कितनी आई भाई 96 में से अगर आप 75 घटाओगे तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा 21 रुपया। ठीक है, और ये 21 रुपए है ये क्या आपकी बचत। ठीक है, तो ये किससे कितना ज्यादा है भाई 21। कहने का मतलब अब जो आय होगी ना रियल में वो कितनी हो जाएगी 321,
और यहाँ पे अगर हम रियल में माने आपकी वो कितनी होगी भाई 896, और यहाँ पे जो आपकी खर्चा होगा वो रियल में होगा 575। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो आपका 321 आता है, अगर आप इनका डिफरेंस लेते हो तो ये आपका 21 आता है। देखो पहले बचत आपकी कितनी थी 300, अब बचत कितनी है 321, तो कितना ज़्यादा था 21, ये हम पहले ही सोच लिया था। लेकिन अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखो तो पहले 300 थी, अब कितनी है 321, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा है यहाँ से 21 रुपया। ठीक है, और 21 रुपया किससे तुलना कर रहे हैं हम 300 से, तो 21/300 इंटू 100, आप क्या कर रहे हो परसेंटेज में रिजल्ट, तो 100 से 100 कटा तो 3 7 21, तो आपका जो इसका आंसर आया वो कितना आया भाई 7%। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है भाई आपका, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिलता है। सबसे पहले हमारे पास वैध मत होके तभी तो हम उसका 80% लेंगे। कहता है कोई भी दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को, किस उम्मीदवार को बात कर रहा है, पहले जो भी उम्मीदवार होगा, हमें नहीं पता पहले उम्मीदवार कौन सा है, लेकिन पहला जो उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 80% मत मिले हैं। यदि कुल मत 1,80,000 हो, कुल मत 1,80,000 में 10% मत अवैध घोषित किए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। तो सबसे पहले आपके पास जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं भाई 1,80,000। अब आपको लेना है 1,80,000 की तो बात कह दी, लेकिन उसने कहा है कि वैध मतों का दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला 80%। तो सबसे पहले इसमें से हम वैध मत तो निकालें, लेकिन वैध मत कितना भाई, इसका 10% अवैध घोषित कर दिए। अगर इसका 10% अवैध घोषित कर दिया, 10% क्या होता है भाई अपना फ्रैक्शन में 1/10। कहने का मतलब अगर वोट टोटल 10 हैं, 10 में से एक मत अवैध घोषित कर दिया तो 9 क्या बचे वैध मत, या आप इसका टोटल का 1,80,000 का 10% करके माइनस कर दो, या फिर आप ये समझो टोटल वोट अपने पास कितने हैं 10, 10 में से एक यूनिट क्या कर दी अवैध, तो आपके पास जो वैध यूनिट जो बची वो कितनी बची 9। तो 10 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 1,80,000 को। ठीक है, आपको निकालना क्या है 9 की वैल्यू, क्यों, एक तो अवैध घोषित कर ही दिया तो बचेंगे क्या 9 वैध, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो 18 9 होता है 162, तो 1,62,000 होते हैं, ये आपका आ जाएगा वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड जो वोट है वो कितने हैं अभी 1,62,000। अब 1,62,000 तो आ गया, ये क्या है वैध मत। अब कहता है कि एक पहला जो उम्मीदवार है उसको 80% मिले, तो टोटल वोट तो 100% ही होंगे टोटल, लेकिन उसमें से 80% अगर उस बंदे को मिल रहे हैं तो दूसरे जो बंदे को जो वोट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे भाई 100 में से 80% घटा देंगे तो बचेगा क्या 20%, और 20% का हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है ये कहाँ से आया भाई 100 - 80 बराबर कितना आया 20%, ये परसेंट है तो ये भी परसेंट। ठीक है, तो आपका जो 20% आया वो कितना है 1/5, तो 5 में से एक हिस्सा। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए ये 20% आया, कहने वाले 5 में से वो एक हिस्सा ले रहा है, तो टोटल जो वैध मत है वो कितने हैं भाई 5 यूनिट के बराबर, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है भाई 1,62,000 को, इनटू क्या निकालना भाई 1 की वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप काटोगे 5 × 15, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 32,400। और आपकी कैलकुलेशन इससे भी आसान और हो जाती, कहने का मतलब आप करते कि 100 की वैल्यू कितनी है 1,62,000, आप सीधा ये भी कह सकते हो कि 100 की वैल्यू थी 1,62,000, इंटू कर देते आप 20, तो 2 0 से 2 0 कट जाती, बाकी 162 जीरो को इससे गुणा करते तो आपका आता 32,400। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है,
वरना हमने यूनिट में तो ऐसा पढ़ा था। चलते हैं अगले सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल है, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किए और वह 4200 मतों से विजय हुए। तो देखिए डाले गए मतों का, तो डाले गए मत तो कितने होंगे भाई, 100% ही होंगे। 100 में से 57 इसने ले ली एक व्यक्ति ने, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे, दूसरे को जो वोट मिले होंगे वो मिले होंगे भाई 43। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के जो जीत का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 14। इन जो का जो जीत का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 14। लेकिन वो कह रहा है कि वह 4200 मतों से जीत हासिल की, तो 4200 मतों से जीत हमारी तरफ से कितना की जीत हासिल कर रहा है 14 की। तो 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 42 को। पूछा क्या है कि तदनुसार डाले गए मतों की संख्या, तो हमारी तरफ से मत कितने डाले गए थे यहाँ पे 100, तो आप कर दोगे यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू, तो आपका कट जाएगा 14 एकम 14, 14 तिये 42, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 30,000। ठीक है, पर सवाल आ रहा है भाई, एक चुनाव में, एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और वह 144 मतों के अंतर से चुना गया। तो देखो हमारी तरफ से सेम वैसा ही प्रश्न है, 100 है। अगर एक स्टूडेंट को 62 मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे 38, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 24 का। 62 में से अगर आप 38 घटाओगे तो इनमें जीत का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 24 का। देखिए सवाल हमने माना टोटल 100 वोट है, अगर एक विजेता को अगर 62% वोट मिल रहे हैं तो दूसरे कितना मिला 38, तो इसका मतलब जो विजय हुआ उसको 24% मतों से विजय हुआ या 24% से विजय हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 24 से नहीं, वो हो रहा है 144 से। तो 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 144। सवाल में क्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या क्या थी, तो कुल मतों की संख्या इंटू क्या जाएगा 100, तो 24 छिंगे 144, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा भाई 600। ठीक है, सवाल है भाई मतदाता से संबंधित, एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है, उनमें ए और तथा बी के बीच में 75% मतदाता हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल जो वोट है ना वो कितने हैं भाई 1,20,000। कहता है ए तथा बी के बीच में 75% मतदान करने जाते हैं, तो 75% मतदान करने जाते हैं। यदि बी को डाले गए मतों का 45% मत मिला हो तो ए को कितना मिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो कहता है कि दो ही व्यक्ति चुनाव में लड़े और दो व्यक्तियों में उनको 75% वोट मिले। टोटल वोट कितने थे वोटिंग लिस्ट में, ये अपनी क्या है भाई लिस्ट थी 1,20,000 की, लेकिन जो 75% और 75% आप देख पाएंगे कितना होता है भाई 3/4। कहने का मतलब आपके अगर पास 4 वोट थे तो 4 में से कितने की वोटिंग हुई 3 की वोटिंग हुई। रियल में 4 लोग थे तो 4 में से कितने लोगों ने वोट डाला 3। तो यहाँ पे हम करते हैं इसी चीज को, तो 4 यूनिट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 1,20,000 को। आपसे क्या हमको क्या निकालना है कि टोटल वोट कितने पड़े, तो टोटल वोट कितने पड़े भाई 3, 4 3 12, तो आपका आया ही 90,000। ठीक है, ये 90,000 जो आया वो क्या आया भाई वैलिड वोट। 90,000 आपका वैलिड वोट आया। आगे सवाल की भाषा है, यदि बी को 45% मत मिले हो, अगर बी को 45% मत मिले हो, अब देखना इस 90,000 में अगर बी को, ये कौन है भाई बी को अगर 45% मत मिले हो तो ए को कितने मत मिलेंगे। हमारी तरफ से ये 90,000 हमारे लिए 100 बराबर ही है, जो भी वोटिंग हुई है वैलिड वोट है वो हमारे लिए 100 है। तो अगर इसको 45 मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे भाई 55%।
ठीक है, तो आप 90,000 का 55% निकाल दो। 55% निकालोगे, परसेंटेज और से क्या लिखोगे भाई 100। 2 0 से 2 0, यहाँ पे इसको करोगे गुणा 2 0, 9 पंजू 45, 9 पंजू 45 और 4 49। तो बी को जो मत मिलेंगे वो मिलेंगे 49,500। अगला सवाल है भाई आपके पास, ये है फेल पास के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं नॉर्मल कैल्क कॉन्सेप्ट के साथ। कहता है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को पास करने के लिए या किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। कहने का मतलब 40% अगर आपके अंक आ गए तो इसका मतलब आप पास हो। यदि उस विद्यार्थी को 220 अंक मिले हो, 200 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता हो। कहने का मतलब उस विद्यार्थी को 220 अंक मिले भी, साथ में 20 अंक से फेल भी हो गया। 220 अंक लेने के बाद वह 20 नंबर से फेल हो रहा है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जो 40% है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? हम देख पा रहे हैं कि 40% ये जो है ये वो डाटा है कि जिसमें व्यक्ति पास हो रहा है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को मतलब ये 40% नंबर यहाँ पे आ जाते तो वह व्यक्ति पास हो जाता, लेकिन उसी विद्यार्थी के कितने नंबर आए? 220 नंबर तो उसके आए और 20 नंबर उसके और आ जाते तो पास हो जाता। 20 नंबर से फेल हो गया, क्यों? उसने 220 नंबर ही लिए, तो इसका मतलब वो फेल है। फेल क्यों है? अगर वो 20 नंबर और ले लेता तो व्यक्ति क्या हो जाता भाई? पास हो जाता यहाँ पे। ठीक है, और ये भी पास, तो ये दोनों चीजें बराबर है। तो 40 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 240 को। आपसे क्या पूछा है कि उस परीक्षा में अधिकतम मार्क्स क्या थे? तो अधिकतम मार्क्स कितने हैं भाई? 100। तो 4 छिंगे 24, तो आपका आएगा 600। वो परीक्षा अधिकतम नंबरों की कितनी थी भाई? 600 नंबर। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी को 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए वह न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक हासिल किए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? सबसे पहले इन सवालों को अगर आप मेथड से करते हो तो मेथड से मैं माना लेट द मैक्सिमम मार्क्स मैं मान लेता हूं x होगा। ठीक है, तो x का 30% आप करोगे। कोई विद्यार्थी 30% अंक ले रहा है और वह 6 नंबर से फेल हो रहा है। अगर मैं उसको 6 नंबर और दे देता हूं तो व्यक्ति वो पास हो जाता है। ठीक है भाई। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति x का 40% नंबर लेता है और उसको 6 नंबर अधिक मिल रहा है, उसके से भी 6 नंबर घटा दूं तो वो व्यक्ति पास हो जाएगा। कहने के बाद न्यूनतम अंक मिल जाएंगे। तो ये भी पासिंग, ये भी पासिंग बराबर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर आप लेके आओगे, ये 40% है, ये 30%, तो आपका आ जाएगा ये 10% के बराबर। ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 12। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर लेके जाता तो किसका हो जाता भाई? प्लस का 10%, और इधर उठ के आएगा तो माइनस का 6 है तो इधर उठ के आएगा तो किसका हो जाएगा भाई? प्लस का 6, तो 6 और 6 12। तो आपका जो ये आ जाएगा तो 10/100 बराबर 12। तो आप करोगे 10 12 × 100, तो 1 0 से 1 0, तो आपका आंसर आया 120। दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हो इसको। एक है 40%, तो 40% जो स्टूडेंट आता है तो उसके कितने नंबर आते हैं भाई? 6 नंबर अधिक। दूसरे स्टूडेंट है उसके 30% नंबर आते हैं तो कितने कम आते हैं उसके? 6 नंबर। ये पासिंग ही है। तो अगर आप इनका डिफरेंस लेते हो, अगर आप इनका डिफरेंस लेते हो तो इसका डिफरेंस कितना आया भाई? 10%। और 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? आप इस +6 में से -6 यदि मतलब कि इनका डिफरेंस लोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 12। कैसे? प्लस का 6 माइनस और माइनस का 6 इसमें से घटाओगे तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा भाई? 12। ठीक है, ये भी डिफरेंस था, ये भी डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर 10%
12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, अधिकतम मार्क 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आया परसेंट, ये परसेंट से परसेंट कटा और 1 0 से 1 0 कटा, तो आपका आंसर आया 120 नंबर सिस्टम से है, लेकिन अपने एक परसेंटेज में इसमें इसलिए आ गया क्योंकि जो कंपैरिजन भी किसी से करवाता है तो सवाल परसेंटेज में जाता है, लेकिन है नंबर सिस्टम से कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं 25% क्या होता है भाई, 1/4। तो कम की तो बात कर रहे हैं, ये कौन सी, पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है 25%, तो दूसरी संख्या क्या है 40% कम। तो 40% कितना होता है भाई, 2/5। ये बातें समझ में आई। कहता है कि कोई भी दो संख्या, तीसरी जो संख्या है, ठीक है, तीसरी संख्या से, मुझे नहीं पता मैं तीसरी संख्या क्या मान ली, 1 मान ली, कुछ भी हो, तीसरी संख्या से 25% कम है। तो 25% मैंने माना वो संख्या कितनी थी, 4 है, तो 4 से 1 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, 3। 4 में से कितनी हो जाएगी भाई, 3। दूसरी संख्या की अगर हम बात करें कि कहता है कि 40% कम ही हो गई, तो 40% कहने का मतलब 5 का 40% कितना होता है भाई, 2। तो 2 कम हो गई 5 में से, तो संख्या कितनी बची भाई, 3/5, यही तो बची होगी। लेकिन अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि संख्या मैंने तीसरी 1 मानी है, जो भी मानी, लेकिन यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। अगर मैं इन संख्या को एक रूप में देखना चाहूँ तो ऐसा क्या करूँ, तो सोचो इन दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो, ठीक है, एलसीएम का मतलब इनको एक सेम ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि अपना क्या है, नीचे हर कट जाए। तो मैं मानता हूं इनका एक ऐसी संख्या से गुना कर दूं, तो किससे गुना कर दूं भाई, 20 से गुना कर दूं सभी को, क्योंकि कट जाएगा। इसको भी 20 से गुना कर दूं तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, 20 से। ठीक है, ये कैसे सोचा, 4 और 5 से कटने वाले। आप कहोगे इसको भी क्यों किया 20 से, अगर मैं इनको एक को नहीं कर सकता, करेंगे तो 3 को ही 20 से गुणा करेंगे, तभी इनका जाके रेशियो बराबर रहने वाला है। तो अपन करेंगे, तो 4 पंजू 20 और 5 चौके 20। तो कहने का मतलब पहली जो संख्या आपकी निकल के आएगी कितनी आएगी भाई, 15। दूसरी जो संख्या निकल के आएगी कितनी आएगी, 12। और तीसरी 20 गुना में करेंगे तो आएगी 20। अब समझ में आया कि तीसरी संख्या अगर हम 20 लेते हैं तो पहली जो संख्या होगी उसका 25% कम करते हैं तो कितना आएगा, 15। और 40% कम करते हैं तो कितना आएगी, 12। यह हमारा सेट हुआ। अब कहना क्या चाहता आगे, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना किससे करवा रहा है, पहली संख्या की। तो दूसरी संख्या क्या है भाई, 12। पहली संख्या क्या है, 15। कितना प्रतिशत है, बस इतना ही पूछा। तो 3 चौके 12, 3 पंजू 15, 4/5 हमें अच्छे से पता है कितना होता है भाई, 80%। भाई 1/5 कितना होता है, 20%। तो 4/5 कितना होगा, 80%। संख्या लास्ट और बढ़िया सवाल है भाई, वो देखते हैं। वो कहता है कि दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, ठीक है, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए। दो व्यक्तियों ने परीक्षा दी और उनमें से कहता है कि एक ने दूसरे से, अब ये नहीं पता पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, लेकिन एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक जिसने भी किया होगा, जिसने भी परीक्षा दी है उसके अंक हैं, मतलब कि जिसने 12 अंक अधिक हासिल किए हैं उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 60% है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 60% कितना होता है, 3/5। ठीक है, वो कहता है कि जिसने 12 अधिक हासिल किए है ना, उसके अंक है ना, वो क्या है, एक दूसरे से 12 अधिक है, आगे है कि उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 60% है, कि उन दोनों अंकों के योग का। तो ये क्या है, हमारे पास पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट, ठीक है, इस 5 का ही तो 60% कितना होता है भाई, 3। और ये 3 कौन सा है, आप कोई सा भी स्टूडेंट लो लेकिन है स्टूडेंट ही।
अब ये नहीं पता पहला दूसरा आप जो भी मानो, लेकिन कह रहा है जिसने भी, वो कौन से स्टूडेंट है जिसने 12 अंक अधिक हासिल किए हैं, यही तो कहना चाह रहा है। वो कह रहा है एक 2 छात्र थे, एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए, और वो छात्र कौन था जिसके 3 नंबर आए। आप कहोगे कैसे? वो कह रहा है कि एक ने उन दोनों के अंकों का 60% है। कौन? जिस छात्र ने 12 नंबर अधिक लिए। तो 5 का 60% कितना होगा भाई? 3। तो देखो, अगर एक स्टूडेंट 3 अंक ले रहा है, ठीक है, तो दूसरा स्टूडेंट कितना लेगा? 5। ये बात क्लियर है नहीं? ये मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट होगा, ये सेकंड में नहीं मानना है, चाहे आप सेकंड ये ले लो, ये ले लो, लेकिन एक दूसरे से तुलना करवा रहे हैं। तो एक दूसरे से यदि तुलना करवाते हैं तो कितना अधिक ले रहा है भाई? 1। तो 1 अधिक ले रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को। 1 यूनिट 12 को। तो इस व्यक्ति के जिसने 3 किए हैं, तो इसके कितने आएंगे? इंटू कर देंगे 12, तो ये आएगा 36। और दूसरे स्टूडेंट के उसको यदि 12 से गुना करेंगे तो कितना आएंगे? 24। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो या तो 36-24 होगा या 24-36, इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, ना कि दोनों ही ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन है वो रहेगा 36 और 24, ये आपकी आंसर है। ठीक है, इसी के लिए अपनी क्लास समाप्त होती है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली, आपकी क्लास 8 बजे से आपको डेली मिलती रहेगी।